नमस्कार दोस्तों, आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ ये एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं और मुझे पता है कि इस वक्त आपके दिल के अंदर जो खुशी है एग्जैक्टली दैट इज द सेम सेंटिमेंट आई एम रिफ्लेक्टिंग बिकॉज यू एंड मी एंड 140 करोड़ इंडियंस इस वक्त आर फीलिंग एक्सट्रीमली प्राउड क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने वो कर दिखाया है जो कोई और नहीं कर सका। हमारे साइंटिस्ट ने नेशनल सर्विस करी है और हमारे साइंटिस्ट ने चंद्रयान 3 में सॉफ्ट लैंडिंग मून पे सक्सेसफुली करके दिखाई है, साउथ पोल पे करके दिखाई है, जो अभी तक कोई देश नहीं कर पाया है। दिस इज हिस्टोरिक, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड एंड दिस इज बिकॉज 24 घंटे 365 दिन इतने सारे हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो काम करते गए, फेलियर से घबराए नहीं, स्टिल काम करते गए और आज इंडिया हैज डन द इम्पॉसिबल। इंडिया हैज टेकन द लीड इन द ग्लोबल कमिटी ऑफ नेशंस और इसके लिए सबसे पहले वेदर इट इज एस सोमनाथ द इसरो चेयरमैन, वेदर इट इज रितु श्रीवास्तव हु इज द सीनियर साइंटिस्ट, वेदर इट इज पी वीरमूर्तिथलन हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एस उन्नी कृष्णन हु इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट और इनके साथ में हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट जिनने ये पॉसिबल करके दिखाया। एंड डू नॉट फॉरगेट के सिवान द फॉर्मर इसरो डायरेक्टर, जिसको पिछली बार जब चंद्रयान 2 का हर मिशन सक्सेसफुल हुआ था एक्सेप्ट वन विच वाज सॉफ्ट लैंडिंग, उनकी आंखों में आंसू थे और वो काफी ज्यादा डिस्ट्रॉट हो गए थे और तब से लेकर आज तक पूरा देश इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि के सिवान सर के चेहरे पर एक बार खुशी हो जाए, एक बार मुस्कान आ जाए और एक बार चंद्रयान 3 सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग मून के साउथ पोल पे कर सके एंड वी मेड इट प्राउड। सो यस, अगर सबसे ज्यादा अच्छी फीलिंग इस वक्त है वो है कि के सिवान सर फाइनली आफ्टर इयर्स can feel happy, can feel proud. So it's just not कि एक दिन में सक्सेस मिला है, 2 दिन में सक्सेस मिला है, इस सालों साल की मेहनत के बाद में चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पर लैंड कर पाया। ना आपने हिस्ट्री सुनी है, आपने जो इसके बारे में सुना है, टेक्निकलिटी सुनी है, मैं आज आपसे उस सब की बात नहीं कर रहा। मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि आज जो सक्सेस हुआ है ये इसरो ने सक्सेस कैसे करके दिखाया है, किस तरीके से हमारी स्पेस रिसर्च एजेंसी ने ये इंश्योर किया कि जो चंद्रयान 2 के अंदर गलती हुई वो चंद्रयान 3 के अंदर गलती नहीं हो पाई। दिस इज वेयर आई कम टू व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3। बट इसके पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि चंद्रयान 3 में जो सबसे सॉफ्ट लैंडिंग मून के साउथ पोल पे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। सॉफ्ट लैंडिंग अर्थात आप समझिए कि जब लैंड करते हैं तो ना पेलोड खराब होता, डिस्टर्ब डैमेज होता है, ना उसके साथ में कोई भी दूसरे इक्विपमेंट डैमेज नहीं होते, ना लैंडर डैमेज होता है। सो विच मीन्स दैट इफ लैंडिंग होती है और लैंडिंग के वक्त में पेलोड डैमेज नहीं होता उसको सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। आप एक इमेजिन करिए कि अगर आप एयरपोर्ट के आसपास चक्कर लगा रहे हैं और एयरपोर्ट पे अगर एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली लैंड करता है, ना पायलट को कोई दिक्कत हुए ना पैसेंजर्स को कोई दिक्कत हुई, ना एयरक्राफ्ट को कोई दिक्कत हुई, एग्जैक्टली दैट इज soft landing. So this is where soft landing becomes critical. Why soft landing on moon's south pole is extremely critical? Because moon के south pole पे climatic conditions बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, -300 से ज्यादा टेम्परेचर है और साथ में मून के साउथ पोल पे ही क्यों लैंड इसरो ने किया है उसके मैं बारे में आगे बताऊंगा। बट बिकॉज ऑफ एब्रप्ट climatic conditions this has been made possible and this has been made a very challenging scientific exercise. Now at this moment what is extremely important, आप सोचोगे कि इतनी challenging scientific exercise को, इतनी challenging scientific exploration expedition को इसरो ने कैसे अचीव कर दिया उस कॉस्ट में जो कॉस्ट एक मूवी के कॉस्ट से भी कम है। How did ISRO achieve that? Well, now you need to understand what changed between Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3. Now Chandrayaan 2 में जो पार्ट मिशन का सक्सेसफुल नहीं हुआ था वो पार्ट ये था कि जो लैंडर है वो लैंडर जब लैंडिंग हुई डैमेज हो गया। सो द एंटायर फोकस इन चंद्रयान 3 वाज कि जब विक्रम लैंडर लैंड करे जो सक्सेसफुली लैंड कर चुका है वो डैमेज ना हो, उसके लिए 5 स्टेप्स किए गए। पहला ये ध्यान रखा गया कि जो विक्रम लैंडर है उसके जो पांव है, लेग्स हैं, वो ज्यादा मजबूत हैं। दूसरा ये ध्यान रखा गया कि मोर फ्यूल इस बार रखा गया पेलोड में, जिससे अगर एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट में नहीं लैंड हो पाए तो दूसरे सक्सेसफुल या तीसरे सक्सेसफुल अटेम्प्ट के अंदर वो फ्यूल कमी नहीं आनी चाहिए। वी मेड द
इम्पॉसिबल पॉसिबल, मैं बार बार कह रहा हूं। पॉइंट नंबर 3, पिछली बार जिस थ्रस्ट एरिया के अंदर लैंडिंग हुई थी वो 500/500 वाले थ्रस्ट एरिया के अंदर लैंडिंग हुई थी। इस बार जो लैंडिंग हुई है वो 4 किलोमीटर/4 किलोमीटर के एरिया में लैंडिंग हुई, विच मींस ऑन अ लार्जर एरिया द लैंडर हैज लैंडेड, एंड इन दैट सिनेरियो जो थ्रस्ट है, जो थ्रस्ट लैंडर के ऊपर लगने वाला था वो कंपैरेटिवली थ्रस्ट कम लगा, और लैंडर को इस वक्त जो है जब लैंड हुआ तो डैमेज विक्रम लैंडर नहीं हुआ। उसके साथ में ये ध्यान रखा गया कि जिस स्पीड में वो नीचे लैंड कर रहा है वो 3 m/s तक जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि जितनी धीरे 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 लैंड करेगा उतना ज़्यादा थ्रस्ट होगा, और उस ज़्यादा थ्रस्ट के अंदर इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द विक्रम लैंडर टू विथस्टैंड दैट थ्रस्ट। मतलब 10 किलोमीटर पर आप ऐसे समझिए कि उस स्पीड पे, क्योंकि एकदम से अगर बहुत तेज गति से अगर वो मून के ऑर्बिट में घूम रहा है और उसके बाद में जब वो लैंड करता है, इन दैट सिनेरियो अगर वो एकदम से लैंड करेगा सो इट विल क्रश। तो स्पीड को धीमा करना, और उस स्पीड पे भी आपको मैं एक एनालॉजी देना चाहता हूं कि अगर ह्यूमन बॉडी लैंड करे तो उसके सभी बोन्स क्रश हो जाए। सो इट मींस द एसेंस ऑफ द एंटायर थिंग वाज, कैन द विक्रम लैंडर विथस्टैंड द स्ट्रेस, कैन द विक्रम लैंडर व्हेन इट लैंड्स it can ensure that on the south pole of the moon in such abrupt climatic conditions वो डैमेज ना हो पेलोड, and this time it has been made possible because of stronger legs, because of a larger thrust area, because of a higher speed which it can withstand. These are the 3 steps which ensured कि जो थ्रस्ट विक्रम लैंडर पे पड़ा वो इतना नहीं पड़ा जिससे पेलोड जो है वो डैमेज हो गया। उसके साथ में जो चौथी सबसे बड़ी बात है कि जब भी विक्रम लैंडर लैंड कर रहा था तो इट ऑलवेज चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तो उस चेंज डायरेक्शन के अंदर, जिसको हम लोग फेस शिफ्ट कहते हैं, उस फेस शिफ्ट के अंदर जो वर्टिकल फेस शिफ्ट होती है उसमें लैंडर डैमेज ना हो, एंड दैट इज ऑल्सो बीन इंश्योर्ड कि इस सिनेरियो के अंदर जहां पिछली बार भी दिक्कत आई थी, दिस डिफिकल्टी डज नॉट अराइज। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द मिशन दिस टाइम हैज बीन दैट ये मिशन तैयार इस तरीके से हुआ था कि इट टुक केयर ऑफ एवरी इवेंचुअल फेलियर जो हो सकता है। पिछली बार जो किया था सक्सेस के लिए तैयारी की गई थी, और यही डिफरेंस इन अप्रोच है। लाइफ में कई बार आपको भी ये चीज सोचनी चाहिए कि अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं, तो अगर वो वर्स्ट केस सिनेरियो जब आ जाता है तो आपके पास ऑलरेडी उसका कंटिजेंसी प्लान होता है। दिस टाइम इसरो वाज रेडी फॉर ऑल द पॉसिबल वर्स्ट केस सिनेरियो, एंड दिस इज व्हाई इट हैज बीन एक्सट्रीमली पॉसिबल फॉर इसरो टू डू द इम्पॉसिबल, विच इज कि विक्रम लैंडर को सक्सेसफुली लैंड कराना, मून के साउथ पोल पे लैंड कराना, और इसमें कोई डैमेज नहीं होना। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज सॉफ्ट लैंडिंग। इसके साथ में what is extremely important for you to understand, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि why is it so important scientifically and strategically? Scientifically it has been important, and what we achieved is क्योंकि मून के साउथ पोल पे कोई अभी तक लैंड नहीं कर पाया। साथ में चंद्रयान-1 जो मिशन थी उसने ये एस्टैब्लिश किया था, वैलिडेट किया था कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो मून के सरफेस पे है। नाउ चंद्रयान-3 ये चेक करेगा कि क्या मून के साउथ पोल पे भी वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है, जो एरिया कहा जाता है कि ये एरिया साउथ पोल सबसे ज्यादा अर्थ के क्लाइमेटिक कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है, या अर्थ के क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं उससे सबसे ज्यादा रिलेट करता है। सो दैट्स व्हाई important to explore the south pole. Number 2, no nation has done soft landing on the south pole. And now number 3, why strategically it is important. Jahan space has become competitive, it has become, ISRO has emerged as the only space research agency जो लो कॉस्ट में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकता है और अब सॉफ्ट लैंडिंग मून के साउथ पोल पे कर सकता है। इसके साथ में द सेकंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज टू दिस इज दैट ISRO now has tested its trailer of the manned space moon mission successfully. What do I mean by that? हम लोग गगनयान, हमारी जो फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन, मैन्ड स्पेस मून मिशन जो है, जो हम लॉन्च करने वाले हैं आने वाले सालों में, वो तभी सक्सेसफुल पॉसिबल हो सकता था जब हम सॉफ्ट लैंडिंग अच्छी तरीके से कर सके। और सॉफ्ट लैंडिंग हमने मून के साउथ पोल पे सक्सेसफुली अचीव करी है, विच मीन्स कि अब हम हमारी फर्स्ट मैन मून मिशन के लिए एक हमने बहुत बड़ा पड़ाव जो है उसको पार कर दिया है।
Now strategically why also it is important is that we become the fourth nation in the world to do so and the first nation in the world to do so on the South Pole, which means it proves that ISRO is not second to NASA, ISRO is not second to the Space Research Agency of China or Russia. In fact, few days back Russia tried to do soft landing on the South Pole and it was completely unsuccessful. So that is where you can understand the technological challenges attached with it. Along with this, what is also very very important is कि क्या इसरो नासा को बीट कर सकता है, क्या नासा इसरो को बीट कर सकता है. दिस इज नॉट एट ऑल द मैटर ऑफ कॉन्वर्जेशन, क्योंकि वेदर इट इज इसरो और वेदर इट इज नासा, दोनों के स्ट्रैटेजिक साइंटिफिक गोल्स हमेशा अलग रहे हैं. इसरो ने कभी भी ये नहीं सोचा कि उस स्पेस को किसी तरीके से वेपनाइज करने के लिए अपना स्पेस रिसर्च प्रोग्राम बना रहा है. इनफैक्ट यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ द फाउंडर ऑफ इसरो, विच इज डॉक्टर विक्रम साराभाई, हु सेड दैट वो कंट्री जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अपनी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसके लिए यूटिलाइज नहीं कर सकती, वो कंट्री कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती. सो आवर ऑब्जेक्टिव सिंस इसरो स्टार्टेड हैज ऑलवेज बीन, वेदर इट इज आवर फार्मर्स, वेदर इट इज अ कॉमन मैन, हाउ कैन दे बेनिफिट from the technological advancement which is there. And with that concept you have to understand that whether it is ISRO or whether it is NASA, both have different strategic advantage. So the logic of who's better, who's not better completely does not arise. So ISRO has their own objective, NASA has their own objective, but the advantage जो इसरो के पास है, जो किसी भी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, लीस्ट कॉस्ट में सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस अगर कोई दे सकता है तो इसरो दे सकता है. नाउ द क्वेश्चन व्हिच कम्स टू योर माइंड इज दैट यार मूवी के कॉस्ट से कम में आपने सॉफ्ट लैंडिंग कर दी, तो क्या 9 इयर्स के अंदर इसरो को फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? व्हाट डज फैक्ट टेल यू? फैक्ट टेल्स यू दैट ड्यूरिंग मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, इसरो का बजट जो साइज था वो रफली 5000 करोड़ था. इनफैक्ट व्हेन इट वॉज शॉर्ट ऑफ फंड्स एट उस सिनेरियो के अंदर इसरो ने अपने मनमोहन गवर्नमेंट ने इसरो के बजट को रिवाइज करके 5000 करोड़ से 4000 करोड़ के अराउंड भी लेके आ गए थे. और मोदी गवर्नमेंट के 9 साल में इसरो का जो बजट है वो 150% से ज्यादा बढ़ा है. इट हैज बीन एवरेज अराउंड 10,000 करोड़. इनफैक्ट द फर्स्ट मोदी गवर्नमेंट बजट हैड इंक्रीज्ड इसरोज का बजटरी एलोकेशन, अगर मैं आपको डेटा के हिसाब से बताना चाहता हूं कि हैड इंक्रीज द बजटरी एलोकेशन बाय 50%. सो 2014 ओनली व्हेन इट हैड कम, मोदी गवर्नमेंट उसने इसरो का बजटरी एलोकेशन 50% से बढ़ाया था. 2019 तक वो 150% बढ़ गया और 10,000 करोड़ के एवरेज से. दिस इज स्टिल 1% लेस देन द जीडीपी, बट इट इज 150% मोर देन व्हाट द मनमोहन गवर्नमेंट हैड एलोकेटेड. Along with this, अगर मैं फॉरेन सैटेलाइट्स की बात करूं तो 424 फॉरेन सैटेलाइट्स इसरो लॉन्च कर चुका है. उसमें से 389 फॉरेन सैटेलाइट्स मोदी गवर्नमेंट के 9 साल में हुई है. 47 लॉन्चेस पिछले 9 इयर्स के अंदर इसरो ने अचीव किए हैं, विज़-अ-वी 24 ड्यूरिंग द लास्ट 9 इयर्स which was of the Manmohan government. So more launches, more foreign satellite launches, more budgetary allocation, and along with this allowing ISRO to participate with private sector. पहले स्पेस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट कंट्रोल में मोनोपोलाइज किया गया था. अब इसरो कैन रेज फंड्स फ्रॉम द मार्केट, इसरो कैन पार्टनर विद प्राइवेट स्टार्टअप्स, एंड दिस इज वेयर इट बिकम्स फास्टर, it becomes easier and for ISRO to grow faster. So which is very important. In fact आज की तारीख में ऐसे स्पेस स्टार्टअप्स आ चुके हैं जो मान लीजिए डेब्रिस स्पेस में रहता है, उस डेब्रिस तक को हटाने के लिए इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स आर वर्किंग. So India has become as a very big thriving, I would say, a destination for space startups across the globe, and that is where Indians are again taking lead. In fact, unicorns में हमने पिछले साल में चाइना से ज़्यादा सक्सेसफुल यूनिकॉर्न्स रजिस्टर किए थे. Even in space startups, now we are becoming a leader. So Modi government has ensured that ISRO gets मोर बजटरी एलोकेशन, इसरो में मोर फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं, उसके साथ में मोर लॉन्चेस जो हैं, स्पेस मिशन जो हैं वो मोदी गवर्नमेंट के अंदर हुए हैं. ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्स्ट्रेंट नहीं हुआ है और उसके साथ में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन अलाउ किया गया है. एंड मोर देन दैट, इट्स द प्राइम मिनिस्टर हु इज टेकिंग पर्सनल इंटरेस्ट इन इट. अगर आपको याद होगा पिछली बार के सिवान द इसरो डायरेक्टर जब वो काफ़ी दुखी थे, इट वॉज द प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने उनको गले लगाया तो कहा था साइंटिस्ट विल डू द इम्पॉसिबल, यू डोंट नीड टू फील distraught or disheartened, आप next time वो impossible करके दिखाओगे. And that day has come today, and this is where has been the complete difference of this 9 years vis-a-vis the last 9 years of ISRO. और इसके साथ में it is historic, it is unprecedented, and it has given us a huge technological lead. But उसके साथ में the most important point I want to repeat towards the end is this team of S. Somnath sir, Ritu Srivastav, P. Veera Muthal and S. Sunni Krishnan and the hundreds of scientists
जिनने घंटों मेहनत करी. Along with that, all the scientists who have been associated with ISRO since their start. It's a continuous journey, not an achievement which has happened in 1 year, and all of them have to be credited, which means that we now have become braver, bolder and bigger, and this speaks again of that essence जिसकी मैं बात करता हूं कि इंडिया अब दुनिया में एक लीडिंग पावर के रूप में है. इंडिया नो लॉन्गर एक एमर्जिंग पावर के रूप में है, और स्पेस में भी इसरो ने यह बता दिया है कि हम किसी भी दूसरे देश से कम नहीं है, और ये पहली बार नहीं बताया. डू नॉट फॉरगेट 2019 जब एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम हम लोगों ने सक्सेसफुली टेस्ट करा था, जहाँ 300 किलोमीटर अर्थ ऑर्बिट से हमने एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया था. विच मीन्स अगर दुश्मन मुल्क कभी भी सैटेलाइट के जरिए हमको वेपनाइज करने की कोशिश करे, हमको अटैक करने की कोशिश करे, तो हमारे पास वो एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम है जो सिर्फ US, China, Russia के पास, and became the 4th country in the world to do so. And again, this has been another historic thing. It was 2019 and 2023. India has made it possible. We've made it possible. So आज कुछ नहीं, अपने बच्चों के साथ में उन सब साइंटिस्ट का नाम पढ़िए, उन सब साइंटिस्ट के स्ट्रगल्स के बारे में पढ़िए जिन्होंने ये कर दिखाया है. और इससे आपको एक सीख लेनी चाहिए कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. Again, towards the end, I just want to say thank you, ISRO. बहुत बहुत धन्यवाद. You've made all of us proud, and you've inspired this young generation and the generation of youngsters to be emerging scientists of 21st century, which makes India proud. Namaskar.